Hello dear students, so welcome to my channel Academila. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 8 जिसका नाम है मदर इंडिया के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो सुभाष चंद्र बोस ने एक तरीके से अपनी माँ को एक लेटर लिखा था, उसको इसी चैप्टर में समझाऊंगा मैं कि आखिर उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी मदर के बारे में अपने, और साथ ही साथ अपनी जो व्यथा थी, अपनी जो दुख थी, है ना, जो दुख वो झेल रहे थे दूसरी जगह पे और माँ कहीं और। तो ये सारी जो उनकी व्यथा थी, कष्ट थे, उनको इन्होंने इस लेटर में पिरोया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस तरीके से जो मदर इंडिया है ना, क्योंकि चैप्टर का तो नाम मदर इंडिया है, तो ऑफ कोर्स कि ये मदर इंडिया के बारे में बात की जा रही है, यानी कि देश के हमारे जो भारत माता है उनके बारे में भी बात की जा रही है कि वो क्या क्या उस पर टिप्पणी करना चाहते थे। वो सारी चीज़ें इस लेटर में लिखी गई है। तो बिना देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और उससे पहले हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1945 में हुई थी, ठीक है। और उन्हें पॉपुलरली, मतलब वो पॉपुलर है किस नाम से, वो नेताजी के नाम से पॉपुलर है। तो पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के वो सबसे महान नेशनलिस्ट लीडर थे, है ना। और इसलिए उनका नाम मतलब बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। He led the revolutionary Indian National Army during World War II to liberate India. Liberate का मतलब आज़ादी दिलाना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है he led मतलब नेतृत्व करना। तो उन्होंने रिवोल्यूशनरी मतलब बहुत क्रांतिकारी रोल अदा किया था किस चीज़ में, तो इंडियन नेशनल आर्मी की उन्होंने एक तरीके से नेतृत्व की थी ताकि वर्ल्ड वॉर 2 को जीता जा सके और उससे इंडिया को आज़ादी दिला जा सके, है ना। हिज फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप एज अ रिवोल्यूशनरी वॉज टू रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज ऑन द प्रीमिस दैट द बेस्ट वे टू इन द गवर्नमेंट इज टू विदड्रॉ फ्रॉम इट। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका जो पहला, है ना, जागरूक कदम जो था, कॉन्शियस मतलब जागरूक कदम जो था वह यह था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के पद पे कार्यरत थे। आप जानते हैं सिविल सर्विस कितनी ही ऊंची पद होती है, उस पर वो ऑलरेडी कार्यरत थे अभी मतलब ब्रिटिश काल में। और उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरा ये जागरूक कदम यही होगा कि अगर उनका मानना मतलब क्या था, प्रेमिस मतलब बता दूं तो ये होता है प्रतिज्ञा, मतलब उनके आधार क्या था, किस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया, वो बताना चाह रहे थे ये कि बेस्ट वे टू एंड गवर्नमेंट, यानी कि ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे इंडिया पे बहुत ज़्यादा ओवर रूल कर रही थी और हर एक चीज़ में अपना ही दखल दिखाती थी। सो दैट्स वाई जो नेताजी थे उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, या फिर यूँ कहें तो उन्होंने रिज़ाइन देकर ये बताना चाहा कि बेस्ट वे टू एंड द गवर्नमेंट, यानी कि किसी गवर्नमेंट का पतन करना या फिर किसी गवर्नमेंट को अगर खात्मा करना है तो इज़ टू विदड्रॉ फ्रॉम इट, यानी कि अगर आप उस गवर्नमेंट से आप जुड़े हुए हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्या करो, उससे अपना रास्ता काट लो, यानी कि आप उससे अलग हो जाओ। तो ये सबसे बड़ी उनके लिए चैलेंज हो जाती है, जो गवर्नमेंट जिससे आपने अलग हुआ अपने आप को, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है और उसको आप एक तरीके से सबक सिखा रहे हो, है ना। तो उन्होंने भी यही किया कि जो जिस गवर्नमेंट के वो अभी अधीन थे उसके अंदर में काम कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, तो उन्होंने उसी को रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। आगे भी देखते हैं। ब्रिटिश इंसल्ट्स टू इंडियंस इन पब्लिक प्लेसेस वर ऑफेंसिव टू हिम, जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश थे ना वो बहुत ज़्यादा इंडियंस को इंसल्ट करते थे। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। ऑफेंसिव मतलब दुर्व्यवहार करना एक तरीके से। और आगे बोला जा रहा है कि ऑन अगस्त 18, 1945 ही वॉज एन रूट, है ना, इसको ऑन रूट पढ़ा जाएगा। ऑन रूट मतलब होता है ऑन द वे, है ना। ही वॉज ऑन रूट टू द सोवियत यूनियन इन अ जापानीज प्लेन when it crashed in Taipei। ऐसा माना जाता है जो नेताजी थे ना वह अपनी जर्नी में थे, यानी कि वो सोवियत यूनियन की तरफ जा रहे थे, है ना, और एक जापानीज प्लेन में थे। तभी वो जो प्लेन था, है ना, जो प्लेन था वो ताइपे के पास आकर क्रैश कर गया, ठीक है। ही इज बिलीव्ड
to have died in the crash। अब ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो उस क्रैश में मारे गए, है ना। नेताजी was religious and spent much time in meditation। नेताजी जो थे वो एक धार्मिक किस्म के इंसान थे और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो मेडिटेशन में बहुत विश्वास रखते थे, है ना। वो अध्यात्म जीवन को भी जीना पसंद करते थे, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाया करते थे। दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द लेटर मदर इंडिया। ये जो इनकी पहलू है, एस्पेक्ट मतलब जीवन के जो पहलू हैं, जो आपने अभी यहाँ पर हमने चर्चा की है कि वो कैसे थे, तो ये सारे जो पहलू हैं वो उनकी लेटर, है ना, जो लेटर उन्होंने लिखा था मदर इंडिया को, वो वाले लेटर में उनकी ये सारी झलकियाँ हमें प्राप्त होगी। तो एक एक करके उन सबको हम देखेंगे। विच वंडरफुली ब्रिंग्स आउट द कंसर्न ऑफ ए सेंसिटिव सन। जो ये मदर इंडिया लेटर है ये अच्छी तरीके से एक सेंसिटिव सन, है ना, एक जागरूक बेटे के रूप में उनके चरित्र का वर्णन करेगी एक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेटर है, आपको अगर लेटर लिखने आता होगा और लेटर पढ़ना भी आता होगा तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ राइट साइड पे कि कटक सैटरडे, या इट मीन्स दैट ये जो लेटर है कहाँ से लिखा गया है, कटक से लिखा गया और सैटरडे दिन था। यानी कि जो अपने नेताजी थे उन्होंने ये लेटर मदर इंडिया को लिखा है और साथ ही साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि वो कब लिखे हैं, उन्होंने सैटरडे दिन को लिखा और वो उस समय उड़ीसा के कटक में थे। ठीक है, आगे लिखते हैं रिवियर्ड मदर। रिवियर्ड का मतलब होता है परम पूजनीय। जब भी आप लेटर लिखते हैं तो हमारा तो माइंडसेट बन चुका है कि हम रेस्पेक्टेड ही लिखते हैं। आप पहले वर्ड को ही देख के आप सोच सकते हैं कि इनकी मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी अच्छी थी। इसमें ही पहले वर्ड में इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया। आई होप हम लोग भी यूज़ करा करेंगे अब कि रिवियर्ड, है ना। रिवियर्ड का मतलब होता है परम पूजनीय या फिर रेस्पेक्टेड की जगह। तो बोलते हैं रिवियर्ड मदर, परम पूजनीय माता जी, है ना। टुडे इज द फाइनल डे ऑफ द पूजा, so you must know so you must now be in our country home engrossed in the worship of the goddess। engross का मतलब बता दूं, यानी कि लीन, है ना, बहुत विलीन हो जाना, सॉरी लीन हो जाना है, तुम डूब जाना एक तरीके से। ठीक है, तो वो बोलते हैं आज तो दुर्गा पूजा का लास्ट डे है, फाइनल डे है। सो यू मस्ट नाउ, तो ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप पक्का से, है ना, हमारे अपने देश में होंगी और भगवान की पूजा में लीन होंगी। ऐसा तो पक्का ही होगा, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, लिखते हैं कि आई एक्सपेक्ट द पूजा दिस ईयर विल बी परफॉर्म विद ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी, है ना। सेरेमनी का मतलब होता है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो ये जो बोला जा रहा है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना, मुझे आशा है इस वर्ष की जो पूजा है ना वो बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा से की जाएगी। बट मदर, इज देयर एनी नीड ऑफ पॉम्प एंड सेरेमनी। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम। तो वो फिर से लेटर में यही लिख के पूछते हैं कि माँ, क्या ये ज़रूरत है कि इतनी धूमधाम से और इतने अनुष्ठान करने की क्या कुछ ज़रूरत है क्या? इट इज़ इनफ इफ वी इन्वोक द वन वी सीक टू अटेन विद ऑल आवर हार्ट and in all sincerity, what more is needed। अभी वो कहते हैं कि ये मतलब जिसे हमें प्राप्त करना है ना, उससे हम इतने धूमधाम से उसका अनुष्ठान करने से क्या फ़ायदा। इट इज़ इनफ, ये बहुत ही है अगर हम ऐसा करते हैं कि, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये काफ़ी है अगर जिसका अनुष्ठान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतना धूमधाम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, अगर उसको हम अपने दिल में ही रखते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से उनके बारे में आह्वान कर ले, तो ये तो काफ़ी है। वॉट मोर इज़ नीडेड, इससे ज़्यादा आखिर अब चाहिए क्या, है ना। तो मेरे हिसाब से इतना पॉम्प मतलब धूमधाम से मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो लिखते हैं। फिर है when devotion and love take place of sandalwood and flowers, our worship becomes the most sublime thing in the world। अब ये बोलते हैं कि जब भी जो चंदन की लकड़ी है और फूलों का जो स्थान है, ये जब चीज़ें ना श्रद्धा और प्रेम ले लेते हैं इसकी जगह, है ना, तो हमारी जो पूजा है वो संसार में सबसे भव्य चीज़ बन जाती है। ऑब्वियसली यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे पूजा में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और किस तरीके से ये हमारे दिल के बहुत करीब होता है, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं उसकी।
pomp and devotion are incompatible। बोला जाता है कि धूमधाम व श्रद्धा आपस में एक दूसरे के बहुत ही विरोधी हैं। This year I have a pang in my heart। पैंग का मतलब होता है दर्द, पीड़ा। तो वो कहते हैं कि इस साल तो मेरे दिल में बहुत मतलब पीड़ा होगी, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस साल, है ना। इट इज़ अ ग्रेट सॉरो नॉट एन ऑर्डिनरी वन। मतलब मेरे दिल में एक बहुत ही दुख भरा एक रीज़न है जो कि ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब जाहिर सी बात यही बताना चाह रहे हैं कि मैं इतने दूर हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। तो आई होप, मुझे जहाँ तक ये समझ आ रहा है, तो ये लेटर अपनी माँ को भी लिखा है उन्होंने, और साथ में ये बताना भी चाह रहे हैं कि कलकत्ता है ना, जो बंगाल है, वहाँ पे धूमधाम से मनाई जा रही है और ये उड़ीसा में बैठे हुए हैं, है ना। आगे देखिए क्या होता है। आई शेल बी पिनिंग, है ना, आई शेल बी पिनिंग अवे एट दिस प्लेस ऑन द इमर्जन डे, बट एट हर्ट आई शेल बी विथ यू ऑल। वो कह रहे हैं ये जो होता है ना वर्ड इमर्जन मतलब विसर्जन करना होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि देवी के जल विसर्जन के दिन मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँगा, लेकिन मेरा दिल अभी भी आप लोगों के साथ है। देयर विल बी नो हैप्पीनेस फॉर मी ऑन सच ए सैक्रेड डे। ऐसे धार्मिक दिन, सैक्रेड मतलब धार्मिक, तो ऐसे धार्मिक दिन के मतलब उपलक्ष्य में इस ऐसे धार्मिक दिन को देयर विल बी नो हैप्पीनेस, मेरे लिए खुशी नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ तो दूर बैठा हूँ ना आप लोगों से। देयर इज़ नो हेल्प फॉर इट नाउ, और यहाँ तक कि मेरे लिए कोई मदद भी नहीं कर सकता इसके लिए। टुमारो इवनिंग वी शैल सेंड यू आवर प्रणाम्स फ्रॉम हियर। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अगली शाम को मैं यहाँ से आप लोगों को अपना प्रणाम भेजूंगा, है ना। इंडिया इज़ गॉड्स बिलव्ड लैंड। ऐसा मानना है नेताजी का। वो कहते हैं कि भारत जो है ना ईश्वर की प्रिय भूमि है। अब देखिए कैसे वो कहना चाहते हैं। He has been born in this great land in every age in the form of the savior of for the enlightenment of the people। savior मतलब जो इंसान थोड़ा तरीके से मुक्ति दिलाता है किसी चीज़ से, तो मुक्तिदाता भी बोलते हैं उन्हें। और साथ ही साथ enlightenment का मतलब होता है ज्ञान से रिलेटेड, राइट, ज्ञान का उदय करना एक तरीके से, है ना। तो बोल रहे हैं कि ही हैज़ बीन बॉर्न, यानी कि भगवान जो है ना वो ऐसे ही महान भूमि पे वो हर साल, है ना, जन्म लेते हैं और एक तरीके से यहाँ की लोगों को ज्ञान देने के लिए, है ना, मुक्ति प्रदान करने की कोशिश भी करते हैं, है ना। टू रीड दिस अर्थ ऑफ सीन एंड टू एस्टैब्लिश राइटियसनेस एंड ट्रूथ इन एवरी इंडियन हार्ट, है ना। वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि भारत के लोगों को गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा दिलाना, है ना। सिन मतलब होता है पाप, ऐसा ही अनसिन मतलब पाप। वो कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान जो हैं यहाँ इस धरती पे हर साल जन्म लेते हैं और पैदा होते हैं, मतलब ताकि हमें ज्ञान दे पाएँ, संसार को पाप से मुक्ति दिला पाएँ, और हर भारतीय के दिल में, है ना, हर भारतीय के दिल में सदाचार व सत्य की स्थापना कर सकें। He has come into being in many countries in human form, but not so many times in any other country। वो कह रहे हैं कि हर साल मानते हैं कि भगवान अलग अलग देशों में भी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन जितना भारत में लेते हैं जन्म उतना कहीं नहीं लेते हैं, ऐसा उनका मानना था। That is why I say, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया आवर मदर लैंड इज़ गॉड्स बिलव्ड लैंड। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया है, हमारी भारत भूमि है, ये जो है ईश्वर की प्रिय भूमि है। लुक मदर, इन इंडिया यू मे हैव एनीथिंग यू वांट, है ना। देखो माँ, ऐसा है कि भारत में आपको जो चाहे वो मिल सकता है। द हॉटेस्ट समर, आपको गर्म ऋतु चाहिए, गर्म से गर्म ग्रीष्म ऋतु चाहिए, वो भी मिलेगा, है ना। फिर अब द सेवरेस्ट विंटर, यानी कड़ाके की सर्द चाहिए, वो भी इंडिया में मिलेगा। द हैवीएस्ट रेन एंड अगेन, है ना, मतलब भारी से भारी वर्षा चाहिए तो वो भी मिलेगा। अगेन द मोस्ट हॉट वार्मिंग ऑटम एंड स्प्रिंग, एवरीथिंग यू वांट, मतलब यहाँ तक कि आपको मन को जो अच्छा लगता है वसंत ऋतु, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। In the Deccan, I see the Godavari with her pure and sacred water reaching up to its bank। और यहाँ तक कि मैंने गोदावरी को भी डेक्कन में देखा है ना, जहाँ पे उसकी किनारे पे, बैंक्स मतलब किनारा, है ना, नदी के किनारे पे जो उसके पवित्र जल हैं वो पहुँचते हैं, है ना,
वेंडिंग इट्स वे नॉर्मली, वेंडिंग इट्स वे इटर्नली टू सी, यानी कि वो जो है जो जल है, जो निर्मल जल है, वह धीरे धीरे सागर की ओर बहती रहती है। अ होली रिवर इंडीड, सच में वो एक बहुत ही पवित्र नदी है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन, अरे अरे मुझे तो अभी एक और सीन याद आया, ऐसा वो बता रहे हैं चैप्टर मतलब अपने लेटर में। क्या उनको याद आया वो देख लेते हैं। द गंगेज इज ऑन इट्स कोर्स, है ना, कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। फिल्थ मतलब बुराई कह लीजिए एक तरीके से, है ना। तो वो गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक तरह अगर बात करी जाए, है ना, जो गंगा नदी की बात की जाए तो वो अपने साथ दुनिया का या फिर संसार का जितना भी मैल है वो अपने साथ लिए अपने रास्ते पर चल पड़ी है ना। द योगीज हैव कलेक्टेड ऑन इट्स बैंक, जो योगी लोग हैं, है ना, वो लोग इसके किनारे पे खड़े हो गए हैं। सम हैव हाफ क्लोज्ड आइज engrossed in their morning prayers, कुछ लोगों की तो आंखें थोड़ी मंदी मीची हुई हैं, मतलब कहते हैं ना कि हाफ क्लोज्ड हैं, और वो सुबह की जो प्रार्थना होती है वो कर रहे हैं। some have built images, कुछ लोगों ने तो मूर्तियाँ भी बना ली हैं अपने भगवान की, and are worshipping them with sweet smelling flowers collected from the forest, and with burning sandalwood and incense. Mantra chanted by some of them are being echoed and re-echoed through the atmosphere. देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है, बताया है उसके बारे में। जैसे कि वो कह रहे हैं कि लोग आंख मूंद कर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ने मूर्तियाँ बना ली हैं, फिर आपको वो कह रहे हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, जो कि फॉरेस्ट से तोड़ के लाए गए हैं, जंगल से, और फॉरेस्ट से तोड़े गए कुछ सैंडलवुड्स भी हैं जिनकी अगरबत्ती की जो खुशबू है, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती होता है, वो भी वहाँ पे मतलब देखने को मिलती है। साथ ही साथ मंत्राज चैंटेड मतलब उसका उच्चारण करना, तो जो पुजारी लोग जो हैं वहाँ पे मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और वो जो आवाज़ है बार बार वहाँ पे इको प्रोड्यूस कर रही है ना। आप जानते हैं इको यानी कि एक आवाज़ को बार बार चारों तरफ से टकरा के जब आती है वो इको कहलाती है ना। तो वो जो आवाज़ है वो गूंज रही है वहाँ पे, पूरे वातावरण में गूंजी ही जा रही है। सम आर प्यूरिफाइंग देमसेल्फ विद द होली वाटर ऑफ द गंगेज, कुछ लोग तो अपने आप को स्वच्छ भी कर रहे हैं गंगा के पानी पवित्र जल से। सम अगेन आर हमिंग टू देमसेल्फ एज दे कलेक्ट फ्लावर्स फॉर द पूजा। हमिंग का मतलब होता है मन में गुनगुनाना या फिर भुनभुनाना। तो वो लोग, कुछ लोग उसमें से ऐसे भी हैं जो फिर से अपने फूल इकट्ठा करके, है ना, पूजा के लिए गुनगुना रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। एवरीथिंग इज सो नोबल एंड सो प्लीजिंग टू द आईज एज वेल एज द माइंड, मतलब जो भी चीज़ ये देखने वाला है ना बहुत ही मनोरम है, ये हमारे आंखों को बहुत ही सूदिंग फीलिंग देता है, बहुत ही शांत बनाता है हमारे मन को और बहुत ही प्यारा लगता है एक तरीके से। बट अलास वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीयर्स टुडे। हाई सोल्ड सीयर्स का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है महात्मा ऋषि के बारे में, है ना। आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। ओ मर्सीफुल गॉड टेक पिटी ऑन अस एंड सेव अस, हे दयालु प्रभु हम पर सदा दया करो और हमारी रक्षा करते रहो। आगे चलो देखते हैं और किस चीज़ का वर्णन किया है उन्होंने इस लेटर में। लिखते हैं, मदर व्हेन आई सिट डाउन टू राइट अ लेटर आई लूज ऑल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। देखो माँ, जब भी मैं लेटर लिखने बैठता हूँ ना तो मैं मतलब मुझे ये पता ही नहीं चलता कि क्या उचित है और क्या नहीं, है ना। आई हार्डली नो वॉट आई एम गोइंग टू राइट एंड वॉट आई एम एबल टू राइट, मतलब मैं शायद ही ये जान पाता हूँ। हार्डली का मतलब शायद ही मैं जान पाता हूँ कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ और मैं क्या लिखने में सक्षम हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मेरी कैपेबिलिटी क्या है जब मैं आपके बारे में लिखता हूँ तब, है ना। मदर आई वंडर if Mother India in this age has one single selfless son, is our motherland really so unfortunate? देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए कि अभी तो माँ के बारे में बात की जा रही थी, सडनली यहाँ पे टॉपिक में थोड़ा चेंज आता है और यहाँ पे बात करने जा रही है हमारी मदर इंडिया के बारे में। अब वो अपनी माँ से ही पूछते हैं, आई वंडर इफ मदर इंडिया इन दिस एज हैज़ वन सिंगल सेल्फलेस सन, कि क्या मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत माता के पास
क्या एक भी निस्वार्थ बेटा नहीं है क्या? मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने वाला कोई ऐसा बेटा नहीं है जैसा कि मैं हूँ, है ना? कि अलास व्हाट हैपेंड टू होरी पास्ट। होरी का मतलब होता है कि पुरातन, कहने का मतलब है ओल्ड एज। तो हमारी जो पुरातन पास्ट है, हमारा जो काल है, पुरातन काल है, आखिर उसको क्या हुआ? लोग ऐसे क्यों भारत माता की सेवा में लीन नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक अपनी टिप्पणी इस पर भी देना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं कि यू आर ए मदर, तुम तो एक माँ हो, बट डू यू बिलोंग ओनली टू अस, क्या तुम हमसे ही नाता रखती हो? नो, यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस। नहीं माँ, तुम देखो ऐसा है कि तुम दुनिया के मतलब इंडिया के हर एक लोगों से अपना नाता रखती हो। इफ एवरी इंडियन इज अ सन टू यू, डू नॉट द सोरोज ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट इन एगनी। वो कह रहे हैं कि देखो माँ, अगर आप ना सारे लोगों को अपने बेटे की तरह मानती हो तो आप बेटों के दुख से, कष्ट से कभी चीखो मतलब उसके चीख से आपको मतलब दिक्कत क्यों नहीं होती है? क्राई आउट इन एगनी, एगनी मतलब होता है व्यथा, दर्द, कष्ट, है ना? तो वो यही कहना चाह रहे हैं, अगर आपका हर इंडियन एक बेटा है, डू नॉट द योर सन टू यू, डू नॉट द सोरो ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट। मतलब तो आपके बेटों का जो दुख दर्द है ना, आपको मतलब दिक्कत नहीं देगा, कहने का मतलब है ओवरऑल, है ना? कैन ए मदर बी हर्टलेस? अब ये खुद से ही पूछ रहे हैं कि क्या कोई माँ जो है ऐसी कठोर हृदय हो सकती है क्या, है ना? क्या आपको लगता है ऐसा? नो, दैट कैन नेवर बी। नहीं नहीं, माँ ऐसा कभी नहीं हो सकती है। बिकॉज अ मदर कैन नेवर बी हर्टलेस, क्योंकि माँ तो कभी निर्दयी नहीं हो सकती है, कहने का मतलब है ना? देन हाउ इज इट दैट द इन फेस ऑफ सच ए miserable स्टेट ऑफ हर चिल्ड्रेन मदर रिमेन्स अनमूव्ड? तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो फिर यह क्या बात है कि अपने बेटों की ऐसी दुर्दशा के सामने माँ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, है ना? कैसे नहीं हो, ये कैसे हो रहा है आखिर? मदर यू हैव ट्रेवल्ड, अब वो बोलते हैं मदर यू हैव ट्रेवल्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, डज नॉट योर हार्ट ब्लीड एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ इंडियंस? अब देखिए यहाँ पे ब्लीडिंग का मतलब होता है खून का बहना, लेकिन यहाँ पे अब बोला जा रहा है कुछ अलग भाव में। साइट मतलब दृश्य होता है, डिप्लोरेबल का मतलब कुछ यहाँ पे सोचनीय यानी मिजरेबल कंडीशन के बारे में बोलने जा रहे हैं। तो ये बोलना चाहते हैं कि मदर यू हैव ट्रेवल, माँ जैसा कि हमें पता है कि आपने तो भारत के सभी भागों का भ्रमण किया है, तो क्या भारतीयों की ऐसी जो सोचनीय स्थिति बनी हुई है उसको देखकर आपका दिल कभी मतलब चोटिल नहीं हुआ क्या, आहत नहीं हुआ क्या? वी आर इग्नोरेंट एंड सो वी मे बी सेल्फिश बट अ मदर कैन नेवर बी सेल्फिश। वी आर इग्नोरेंट, इग्नोरेंट यानी कि हम लोग जो है ना अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता, एंड इसलिए हम क्या हैं, हम थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं, है ना? परंतु माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती, बिकॉज अ मदर लिव्स फॉर हर चिल्ड्रन, क्योंकि माँ जो होती है वो तो अपने बच्चों के लिए ही जीती है। इफ दैट बी सो, अगर ऐसा होता भी कि माँ अगर स्वार्थी होती, तो हाउ इज दिस दैट मदर इज अनमूव्ड व्हेन हर चिल्ड्रन आर सफरिंग? तो आखिर अगर ऐसा कैसे हो सकता था कि जब उनके बच्चे, है ना, तो उनके बच्चे का मतलब बच्चे अगर दुख दर्द में रहें तो माँ का दिल ना पिघले? ऐसा कैसे हो सकता है ना? देन इज द मदर ऑल्सो सेल्फिश, है ना? तो क्या माँ भी स्वार्थी है ना? आगे देखते हैं क्या लिखा है। फेथ एंड बाइगोट्री, फेथ एंड बाइगोट्री, पहले बता दूं कि फेथ का मतलब होता है धर्म या फिर विश्वास भी होता है, और साथ ही साथ बाइगोट्री का मतलब होता है नैरो माइंडनेस, है ना? नैरो माइंडेडनेस मतलब धर्मांधता, है ना? कि जो लोगों की छोटी सोच होती है एक तरीके से, उसके बारे में बात की जा रही है। तो धर्म और जो धर्मांधता है बिकम रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है प्रचलित, आजकल मतलब बहुत फेमस हो चुका है एक तरीके से, लीडिंग टू सो मच सिन एंड सो मच माइजरी फॉर द पीपल। और इसकी वजह से हो क्या रहा है ना, पाप बहुत बढ़ गए हैं। सिन के बारे में बताया था मैंने, सिन मतलब पाप होते हैं, और जो लोग हैं ना वो कष्टदायक बन गए हैं, एक तरीके से लोगों को कष्ट दे रहे हैं एक तरीके से। मदर डज नॉट द साइट ऑफ ऑल दिस, है ना? मदर डज नॉट द साइट ऑफ ऑल दिस एंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू टू डीपली एंड टू टीयर्स?
क्या माँ ऐसा नहीं है क्या? इन सबों को देखकर, इनके विचारों से आप दुखी होकर आंसू नहीं बहाती क्या? है ना? डू यू नॉट रियली फील दिस वे? क्या तुम इस तरीके से नहीं सोचती क्या? है ना? फिर वो बोलते हैं दैट कैन नेवर बी, अ मदर कैन नेवर बी हार्टलेस। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी माँ ऐसी कठोर हृदय हो जाए, है ना? फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। मदर प्लीज टेक अ गुड लुक एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन। ऐसा करो, अपने बच्चों की जो दुर्दशा है उस पर ध्यान से दृष्टि डालो। सिन, ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, हंगर, लैक ऑफ लव, jealousy, selfishness have made their existence a veritable hell। वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक में। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि देखो माँ, ऐसा है कि जो ये पाप आजकल घट रहे हैं, है ना, पाप हो रहे हैं, या फिर सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, भूख है, प्रेम से जो वंचित लोग हैं, है ना, लैक ऑफ लव मतलब प्रेम की जो कमी है, जेलसी यानी ईर्ष्या, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ, इन सब से उनके जीवन का वास्तविक नर्क बना दिया है बच्चों के, है ना। वो कहना चाह रहे हैं अलास व्हाट हैव वी कम टू। ओह, हमारी क्या ही दशा हो गई है यार। मदर व्हेन यू थिंक ऑफ सच थिंग्स डू यू नॉट बिकम रेस्टलेस। क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हो तो आप बेचैन नहीं होती क्या? डज नॉट योर हर्ट क्राई आउट इन पेन। क्या आपका भी दिल पीड़ा में नहीं रोता है क्या? ऐसा नहीं होता है क्या आपके साथ? विल द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री कंटिन्यू टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। क्या हमारे देश की जो दशा है वो बद से बदतर हो जाएगी क्या? विल नॉट एनी सन ऑफ मदर इंडिया इन डिस्ट्रेस इन टोटल disregard of his self interest dedicate his whole life to the cause of the mother। क्या ऐसा नहीं होगा कि भारत माता का यानी कि भारती माता, इफ यू कैन से, यू कैन ऑल्सो कॉल दैट, तो क्या भारती माता का कोई भी ऐसा बेटा नहीं है जो उनके कष्ट में, है ना, दुखी होकर अपने स्वार्थ की परवाह ना करके माँ के कार्य में अपना जीवन समर्पित कर सके? क्या कोई ऐसा बेटा नहीं है क्या? मदर हाउ मच लॉन्गर शैल वी स्लीप। माँ, हम कब तक और सोते रहेंगे? हाउ मच लॉन्गर शैल वी गो ऑन प्लेइंग विथ नॉन एसेंशियल्स, है ना, नॉन एसेंशियल्स यानी कि बेकार की अनावश्यक चीज़ें, तो हम कब तक उन सब चीज़ों से खेलते रहेंगे? Shall we continue to turn a deaf ear to the wailings of our nation। क्या हमें माँ ऐसा करना चाहिए कि किसी चीज़ को मतलब सुनना ही नहीं चाहिए? वेलिंग्स यानी कि यूँ कैन से विलाप, जो भी दर्द हो उठ रहे हैं लोगों के, क्या उन सबको सुन के अनसुना कर देना चाहिए हमारे देश के राष्ट्र के प्रति जो भी चीज़ें हैं? हाँ बताओ। हाउ लॉन्ग कैन वन सिट विथ फोल्डेड आर्म्स एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। कैसे लोग जो हैं अपने हाथ बाहें मोड़कर अपने देश की इस परिस्थिति को देखते रहेंगे? वन कैन नॉट वेट एनी मोर। हमें मतलब कोई और को अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। वन कैन नॉट स्लीप एनी मोर। और लोग जो हैं इससे ज़्यादा नहीं सो सकते हैं अब, है ना। वी मस्ट नाउ शेक ऑफ आवर स्टेपर एंड लेथार्जी एंड प्लंज इनटू एक्शन। हम सबको क्या करना होगा? अपना जो एकदम से शून्य कर रखा है हमने अपने भाव को, अपनी जो निद्रा है, आलस है, उन सबको जो एक तरीके से अपने ऊपर ओढ़े रखा है, अब हमें उसे उतार फेंकना होगा, है ना। बट अल्लास हाउ मेनी सेल्फलेस सन्स ऑफ द मदर आर प्रिपेयर्ड। बट एक बात तो ये भी है, अफसोस की बात है कि आखिर इस स्वार्थी युग में माँ के कितने निस्वार्थ बेटे जो हैं तैयार हैं, है ना, in this selfish age to give up completely their personal interest and take the plunge of for the mother। यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हित के बारे में ना सोचते हुए पूर्णतः इन सब अपने हितों को त्याग कर माँ के लिए कार्य करने में जुट जाएंगे? कितने लोग हैं आखिर? मदर इज दिस सन ऑफ योर्स येट रेडी। क्या माँ, आपका ये जो बेटा है अभी तैयार है या नहीं? योर्स एवर अफेक्शनेटली सुभाष। आपका स्नेही सुभाष। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।